कि मैथ्स में बच्चों, मैथ्स अगर देखा जाए तो मैथ्स काफ़ी डिफिकल्ट सब्जेक्ट माना जाता है कि जिन बच्चों का बेसिक अगर पहले से अगर क्लियर नहीं रहा तो उन बच्चों को मैथमेटिक्स में काफ़ी प्रॉब्लम होता है, काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है अगर आपका बेसिक अगर आपका स्ट्रांग नहीं है तो, ठीक है। लेकिन जिसने अभी तक जिसने पाप किया है, पाप मतलब जो क्लास 8 क्लास 9 और क्लास 10 पे बस यूं ही ऐसे टाइम पास किया है, तो थोड़ा सा उसके लिए जेडबली करना डिफिकल्ट हो जाता है। मतलब थोड़ा सा नहीं, मतलब देखा जाए काफ़ी उसको मेहनत करने की रिक्वायरमेंट है। लेकिन जिन बच्चों ने 8 9 10th में मेहनत किया है, तो उन बच्चों के लिए अगर मैं देखूँ तो उन बच्चों के लिए अगर वो बेसिक्स से अगर मैं वो कवर करें, अभी 11th का अगर बेसिक्स से वो स्टार्ट करते हैं कवर करना, तो उनके लिए वो सारा चीज़ काफ़ी ईजी होता है, ज़्यादा डिफिकल्ट वाला पार्ट वो नहीं हो पाता है। ओके। लेकिन अगर मैं देखूँ तो भाई जेडबली मेंस की अगर मैं बात करूँ तो ये जेडबली मेंस बेटा एग्जाम जो है, जेडबली मेंस की मैं बात कर रहा हूँ, तो जेडबली मेंस जो है ये पहले इनका नाम होता था AIEEE। ये जेडब्ल्यू मेंस जो होता है ये आपका इसका नाम था AIEEE नाम हुआ करता था। और जो आपका जेडब्ल्यू एडवांस है, ये आपका जो जेडब्ल्यू आपका एडवांस है ये आपका नाम था IIT JEE। ओके। तो इक्विवेलेंट है, जो पहले AIEEE जो जिनका नाम था उनका नाम अभी जेई मेंस है, जिनका नाम IIT JEE था उनका नाम अभी जेई एडवांस है। ओके। हम लोगों के टाइम में AIEEE हुआ करता था और IIT JEE हुआ करता था, और अभी आप लोगों के टाइम में जो है उनका नाम जो है जेई मेंस हो गया और जेई एडवांस हो गया है। बिल्कुल सिलेबस वही है, सिलेबस में कोई चेंजिंग नहीं है। बस लास्ट ईयर से क्या हुआ, पहले एग्जाम जो है वो CBSE कंडक्ट कराती थी, अब एग्जाम जो है आपका NTA आपका जो है वो एग्जाम कंडक्ट कराती है, ठीक है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो अब एग्जाम वो कंडक्ट कराती है आपकी। ओके। फर्क कुछ भी नहीं रहा, सारा चीज़ आपका वैसा ही है जो आपको पहले था, सिलेबस भी बिल्कुल सेम ही है। लेकिन क्वेश्चंस के लेवल अब थोड़े से इंप्रूव हो गए हैं। पहले के क्वेश्चंस के लेवल थोड़े काफ़ी थोड़े लो हुआ करते थे, ज़्यादा ज़्यादा लो नहीं बोल सकते, लेकिन थोड़े से एवरेज हुआ करते थे। लेकिन अभी क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड थोड़े हाई होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों के स्टैंडर्ड हाई हो रहे हैं। क्योंकि पहले तो हम लोग के टाइम में कोई फाउंडेशन नाम की चीज़ नहीं होती थी, क्लास 8 9 10 में कोई फाउंडेशन नहीं करता था। लेकिन अभी अगर मैं देखूँ तो बच्चा 5th क्लास से 6th क्लास से IIT का फाउंडेशन कर रहा है, नीट का फाउंडेशन कर रहा है, जिसके कारण से बच्चों के लेवल में काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ। जब बच्चों के लेवल में इंप्रूवमेंट हुआ तो अपने को क्वेश्चंस को भी थोड़ी एक अच्छी लेवल देनी पड़ गई, ठीक है। तो अब के जो क्वेश्चंस है आप कंपेयर करोगे पहले के जमाने के क्वेश्चंस में तो काफ़ी ट्रिकी होते हैं, काफी ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। आपको पूरा माइंड पूरा आपका खगोल देगा, पूरा माइंड आपको पूरा साफ कर देगा, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। ओके। तो उसके लिए आपको काफी मेहनत करने की रिक्वायरमेंट होती है। अब जितना मेहनत करोगे उतना कम है, अगर मैं बोलूं जितना मेहनत करोगे उतना कम है, क्योंकि IIT JEE है, IIT JEE कोई जोक नहीं है। और अगर ये देखा जाए तो एक इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम माना जाता है JEE एडवांस, मतलब सबसे पहले आपका MPSC सॉरी यूपीएससी के बाद अगर लेवल है किसी एग्जाम का, डेट इज IIT JEE। ओके। तो इंडिया का सेकंड टफेस्ट एग्जाम में से अगर कोई एग्जाम आप है तो वो है आपका IIT JEE। आप इस एग्जाम को अगर आप क्रैक कर रहे हो तो आप अपने कॉलर को एकदम बिल्कुल उठा के चल सकते हो। मतलब आप जो है एक नंबर बाबा कहला सकते हो। मतलब आपकी एक अलग रिस्पेक्ट रहेगी सोसाइटी में कि नहीं आप एक IITian हो, आप एक NITian हो, आपकी एक अलग रिस्पेक्ट रहती है, ठीक है। और कभी लोग कुछ लोग बोलते ऐसे बोलते हैं कि सर इंजीनियर तो बहुत हो गए सर मार्केट में। सर इंजीनियर हुए हैं लेकिन IITian बहुत नहीं हुए, NITian बहुत नहीं हुए। IITian और NITian कभी भी आपके मार्केट में खाली नहीं बैठते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। इंजीनियर तो आप बोलोगे सर इंजीनियर बहुत है, यस बहुत छोटे मोटे कॉलेज से आप इंजीनियरिंग कर लोगे, बहुत सारे इंजीनियरिंग पढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आपको IIT करना है, अगर आपको NIT से अगर आप पास आउट हो, या टॉप गवर्नमेंट कॉलेज से पास आउट हो, या फिर टॉप प्राइवेट कॉलेज से पास आउट हो, तो आपकी अलग रिस्पेक्ट है, आपके लिए हमेशा वेलकम है कंपनी में, आप हमेशा जॉब ले सकते हो। आप ऐसे कभी आपको स्ट्रगल करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, डेफिनेटली। ओके। और ये जब ऐसा कुछ लगता है कभी जॉब की रिक्वायरमेंट जब प्रॉब्लम होती है, उस टाइम पे अगर आप जो मेरे स्टूडेंट्स रहते हैं जिनको कुछ रहती रिक्वायरमेंट होती है, तो मैं आपको पहले बताया था कि अगर आप कुछ ऐसा रहा तो आप ऑफलाइन कैंपस में ट्राई करें। ऑफलाइन अच्छे काफ़ी उस कुछ कोर्सेज होते हैं, आप उसके लिए ट्राई करें। वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा जब आप लोग बीटेक कर लोगे, BE कर लोगे, ठीक है, उसके बाद के ये पार्ट है। ओके। अब ध्यान देंगे तो मैंने आपको बोला कि ये JEE मेंस है और AIEEE है, इन चीज़ों पर मैं ध्यान दूँ तो थोड़ा सा 1 मिनट। हाँ बेटा, तो मैं आपको ये बता रहा था कि JEE मेंस की अगर मैं बात करूँ तो अपना JEE मेंस और AIEEE बिल्कुल सेम चीज़ था। ओके। अब बेटा हम लोग यहाँ पे देखें मैथमेटिक्स में लोगों को क्या क्या चीज़ कवर करना पड़ रहा है, तो थोड़ा वो चीज़ देख लेते हैं हम लोग। तो मैथमेटिक्स में अगर मैं देखूँ तो बेटा मैथमेटिक्स जो है आपका एक तो आपका ट्रिग्नोमेट्री को डिवाइड किया गया। ट्रिग्नोमेट्री जो आपने क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा हुआ है, लेकिन आपने जो 10th में पढ़ा हुआ है बिल्कुल यहाँ आपका बिल्कुल डिफरेंट है। आप 10th के लेवल से अगर मैं देखूँ यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी अलग है। आपका 11th एंड 12th JEE का जो मैथमेटिक्स है बिल्कुल डिफरेंट है बेटा, है ना। आप सोचोगे सर 10th का सिलेबस अगर आपका इतना था तो आपका 11th का सिलेबस इतना है, ठीक है। मतलब उसका
10th के सिलेबस के 10 टाइम्स अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो आपका कौन सा सिलेबस है, आपका वो 11th का एंड 12th का सिलेबस है, मतलब जेई का सिलेबस जो है 10th के 10 टाइम्स। इसलिए आप लोग पहले ये माइंड मेकअप कर लेंगे, जो भी बच्चा जेडब्ल्यू का एग्जाम देने जा रहे हैं ये बिल्कुल माइंड मेकअप कर लें कि आप लोग का जो 10th का सिलेबस है, 10th के सिलेबस का 10 टाइम्स वास्ट है आपका जेडब्ल्यू का सिलेबस है। काफ़ी मेहनत करने की रिक्वायरमेंट है और डिफिकल्ट नहीं है, मेहनत करोगे सब आसान लगेगा, ठीक है। मेहनत करते जाओ, हम लोग आपके साथ हैं, आप लोग आराम से सब कुछ क्रैक कर सकते हो, कोई डिफिकल्ट नहीं है। और ये बच्चे में पहले बच्चों को सिंसियर होना बहुत जरूरी है। जिन बच्चों का मैथमेटिक्स स्ट्रांग होगा उन बच्चों का फिजिक्स स्ट्रांग होगा, ठीक है। और मैं आपको हमेशा बताऊंगा कि अगर आपको जेडब्ल्यू का सिलेक्शन करना है तो आपको एक सब्जेक्ट को स्कोरिंग करना पड़ेगा, मिनिमम एक सब्जेक्ट को। अगर मेंस क्वालिफाई करना है तो सबसे पहले मैं मैथमेटिक्स वाला बनता हूं, लेकिन मैं फिर भी बोलता हूं कि आप केमिस्ट्री स्ट्रांग करें। केमिस्ट्री अगर बेटा आपका स्ट्रांग हो गया ना तो आप जेई मेंस आप क्वालिफाई कर सकते हो। अगर केमिस्ट्री, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि जब मैंने AIEEE का एग्जाम दिया था उस टाइम मेरे स्कोर मतलब 120 मार्क्स में से मेरे 96 मार्क्स थे सिर्फ केमिस्ट्री में, ओके। तो उसके दम पे मैंने AIEEE क्वालिफाई किया था। तो आपका केमिस्ट्री जो है बेटा वो स्ट्रांग होना चाहिए। केमिस्ट्री अगर आपके स्ट्रांग हो गए तो मीन्स आप जो है आगे काफ़ी अच्छा कर सकते हो जेई मेंस में। अगर आपने केमिस्ट्री स्ट्रांग कर लिया और मैथ्स को अगर आपने एवरेज रखा, ठीक है, और फिजिक्स अगर आपका थोड़ा डमाडोल भी रहा तो भी आपका सिलेक्शन जो है आपका हो जाएगा। लेकिन अगर आपका केमिस्ट्री स्ट्रांग है और मैथ्स भी स्ट्रांग है और फिजिक्स अगर आपका थोड़ा सा लो भी है तो भी आप अच्छे से क्रैक कर जाओगे, एक अच्छे रैंकर बन सकते हो। और अगर आपका फिजिक्स अगर बैलेंस आपने कर लिया अच्छे से तो आप एक आपका देखा जाए तो 1 to 100 आप रैंकर भी बन सकते हो इन चीज़ों को लेके। तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मैं आपको हमेशा बोल रहा हूँ कि पहले केमिस्ट्री आप थोड़ा उस पर वर्क करें। मैथमेटिक्स तो आपका स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपने मैथमेटिक्स स्ट्रांग कर लिया तो आपका फिजिक्स आपका स्ट्रांग अपने आप हो जाएगा, उसमें आपको कोई डिफिकल्टीज नहीं जाएगी, ओके। चलिए अब मैं बात करूं भाई मैथमेटिक्स में, तो मैथमेटिक्स में बेटा आपको जो सब मैथ्स स्टडी करना है वो कौन कौन सा है। तो भाई पहला आपने ट्रिग्नोमेट्री जो है आपने ऑलरेडी नाम सुना है और आपने ये 10th में पढ़ा भी होगा ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स देखना है अलग से, एक अलग से मैथमेटिक्स आती है ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स हम लोग को देखना है वहाँ पर अलग से। उसके बाद बेटा हम लोग को पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आपने 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पढ़ा है, ठीक है, लेकिन छोटा सा टॉपिक पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। बट यहाँ पर बेटा जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है वो करीबन 2 महीने का सिलेबस है, 2 से 2.5 महीने का सिलेबस है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें हम लोग को पढ़ना है पॉइंट पढ़ना है, कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ना है, लोकस पढ़ना है, स्ट्रेट लाइन है, पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन है, सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला। तो ये आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पार्ट है, ओके। देन उसके बाद मैं बात करूँ कैलकुलस। कैलकुलस में बेटा आपको पूरा एक ये मैथमेटिक्स आपके लिए बिल्कुल नया है। कैलकुलस बहुत इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स है, तो कैलकुलस बिल्कुल नया है, हम लोग यहाँ कैलकुलस पढ़ेंगे। देन कैलकुलस में भी आपके सेम आपके 9 टॉपिक्स हैं, ओके। देन आपका आ जाता है बेटा एलजेब्रा। आपने एलजेब्रा वहाँ पे पढ़ा होगा और यहाँ पे एलजेब्रा बिल्कुल डिफरेंट है बेटा। अब नाम वही है लेकिन यहाँ पे कंटेंट थोड़ी डिफरेंट है, लेवल डिफरेंट है, क्वेश्चंस अलग हैं। आपको यहाँ पे मैट्रिसेस है, डिटरमिनेंट है, बाइनोमियल थ्योरम है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, अर्थमेटिक सीक्वेंस एंड सीरीज है, ओके। और फिर आपका और उसके बाद फिर मैं आपको बोल दूँ बाइनोमियल थ्योरम हो गया, सीक्वेंस सीरीज हो गया, देन आपका सेट थ्योरी है। तो बेटा ये सब पार्ट जो है आपके एलजेब्रा के पार्ट है, ये सब भी हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। देन आपका लास्ट में आता है आपका वेक्टर 3D लाइन प्लेन, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं 3D ज्योमेट्री एंड वेक्टर मैथमेटिक्स। तो ये आपका एक अलग मैथमेटिक्स, मतलब टोटल जो मैथमेटिक्स है हम लोगों का वो 6 मैथमेटिक्स है, 6 मैथमेटिक्स हम लोग को स्टडी करना है, ओके। चलिए अब हम लोग यहाँ पर जो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे डेट इज आप लोग हेडिंग डाल देंगे कि पहला हम लोग का मैथमेटिक्स जो है हम लोग का जो बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स फंडामेंटल मैथमेटिक्स, मतलब बिना इस टॉपिक के हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। हम लोग को ये टॉपिक जो देखा जाए तो ये आपका रामबाण है, मतलब आपके लिए ये टॉपिक आपको आना ही चाहिए। अगर आपको ये टॉपिक नहीं आता है तो आप आगे जाकर आपको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, ओके। तो आपको पहला टॉपिक जो है इनइक्वालिटी एंड लॉगरिथम्स। इनइक्वालिटी एंड लॉगरिथम्स पहले हम लोग कंप्लीट करेंगे। देन उसके बाद जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका क्या फंक्शन टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसका फंक्शन टॉपिक का कुछ डोमेन एंड रेंज हम लोग कर लें, या फिर उसके बाद मैं आपको क्या बोल रहा हूँ इनइक्वालिटी एंड लॉगरिथम्स के बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री पूरा मैथ्स कंप्लीट करने के बाद हम लोग आपका जो कैलकुलस के ऊपर मूव करेंगे और तब आपको हम लोग स्टार्ट हो जाएगा पूरा मैन मैथमेटिक्स, ठीक है। अभी आपका मैं जो बता रहा हूँ पहला मैथमेटिक्स जो है लॉगरिथम्स एंड इनइक्वालिटीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये टॉपिक बिल्कुल नया है आपके लिए, इससे पहले आपने नाम नहीं सुना होगा, लेकिन आपने इनइक्वालिटी के छोटे मोटे क्वेश्चन आपने क्लास 10th के लेवल पर आपने किए होंगे। जब आप क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो आपने क्लास 10th में छोटे मोटे क्वेश्चंस आपने जरूर किए होंगे, ठीक है। तो चलिए बेटा हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते और हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम लोग का पहला टॉपिक जो है दैट इज बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स बेटा बेसिक मैथमेटिक्स में अगर मैं देखूं
तो पहला चीज तो आप लोगों के लिए मैं बताऊं कि बेटा बेसिक मैथमेटिक्स में पहला पार्ट जो आता है हम लोगों का इनइक्वालिटीज एंड लॉगरिथम्स, ठीक है। तो पहला पार्ट मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, दैट इज इनइक्वालिटीज। इन इक्वालिटीज, अब इनइक्वालिटीज आपने नाम आपने इससे पहले सुना हो या नहीं सुना हो, अगर नहीं सुना हो तो कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। इसमें इनइक्वालिटीज में होता क्या है, इसमें हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। तो बेटा आप इसमें एक चीज आता है इक्वालिटीज, मतलब कहीं ना कहीं इसमें इक्वल टू का भी सिंबल होता है, इनइक्वालिटीज है ना। तो बेटा इनइक्वालिटीज में जो होते हैं 4 टाइप्स के सिंबल होते हैं जो आपने कभी देखा होगा सिंबल, है ना। तो आप लोग बिल्कुल बेटा प्रॉपर वे में आप लोग मतलब नोट डाउन करते जाएंगे, ठीक है। इनइक्वालिटी में पहले आप समझें, समझने के बाद आप लोग ट्राई करें कि आप उसको नोट डाउन करें, ओके। देखिए इनइक्वालिटीज में तो पहला चीज जो आता है, अगर आपने ऐसा देखा होगा 2 इज ग्रेटर देन 5, क्या ये सही है? 2 5 से ग्रेटर है? नो। 5 इज ग्रेटर देन 2, क्या ये सही है? यस। 5 जो है वो 2 से ग्रेटर है, मतलब ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपका राइट है, ओके। तो सर ये जो सिंबल होता है ना, ये सिंबल उसको हम लोग बोलते हैं इनइक्वालिटीज, है ना। ये इनइक्वालिटी सिंबल है। जो इनइक्वालिटी सिंबल जो होते हैं आपके 4 टाइप के होते हैं। एक आता है आपका ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू, देन लेस देन इक्वल टू। ये 4 सिंबल जो होते हैं बेटा इनइक्वालिटी के होते हैं, आप लोगों को सभी को पता होगा। इसको मैं क्या बोल रहा हूं, दिस इज द क्या ग्रेटर देन सिंबल, ग्रेटर देन, है ना। ग्रेटर देन का सिंबल ये होता है, दैट इज ये लेस देन, और ये होता है आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और ये है बेटा आपका लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। 4 सिंबल्स हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। ये 4 सिंबल्स हैं आपके इनइक्वालिटीज में। पहला लिख लेंगे, पहला पार्ट क्या लेंगे भाई, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन या सिंबल जो है अपने को मेनली कौन कौन से सिंबल यूज होने वाले इनइक्वालिटीज में। तो ये 4 सिंबल्स हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, ओके। अब बात करता हूं मैं आगे कि सर क्या होता है इनइक्वालिटीज, इसके अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं इनइक्वालिटीज के अंदर, ओके। तो ध्यान देंगे बेटा। सर आपने कभी ऐसा देखा होगा आपने, तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है कि x जो है वो 2 से ग्रेटर है, मतलब x की जो वैल्यू होगी वो 2 से ज्यादा होगी। 2 है क्या, x की वैल्यू 2 है क्या? नहीं। मतलब x की जो वैल्यू होंगी वो 2 से ज्यादा होना चाहिए, 2 से ग्रेटर होना चाहिए, बट नॉट इक्वल टू 2। मतलब यहां इसकी मीनिंग जो हो रहा है कि x का वैल्यू जो है बेटा वो आपका 2 नहीं है। क्या नहीं है आपका, x का जो वैल्यू है वो 2 नहीं है। तो x का वैल्यू क्या है, 2 से ग्रेटर है। मतलब 2 से ग्रेटर क्या क्या हो सकता है, 3 4 5 6। क्या सर 3 4 5 6 हो सकता है क्या, 2.1 नहीं हो सकता है? मैंने बोला बिल्कुल हो सकता है। मैंने तो आपको क्या बोला कि x का वैल्यू 2 से ग्रेटर हो, तो सर 2 से ग्रेटर मैंने 2.1 लिया तो चलेगा? यस बिल्कुल चलेगा। मतलब x का वैल्यू अगर आपने 2.1 भी लिया तो भाई ये हंसते खेलते दौड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर क्या x का वैल्यू मैं 2.10000001 ले सकता हूं? मैं बिल्कुल डेफिनेटली ले सकता हूं। सर क्यों? क्योंकि सर आपको पता है कि किसी भी 2 नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर लाइक करते हैं। कोई भी 2 नंबर, चाहे 0.1 से 0.2 की मैं बात करूं, किसी भी 2 नंबर के बीच में जो है कितने नंबर लाइक करेंगे बेटा, इनफाइनाइट नंबर लाइक करते हैं। इनफाइनाइट बहुत बड़ा नंबर सिस्टम होता है, ठीक है। मतलब अगर मैं बात करूं कि 0.1 से लेकर 0.2 के बारे में बात कर रहा हूं भाई, कोई भी 2 नंबर, तो भाई इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स हैं, तो इनफाइनाइट नंबर हैं। इतने नंबर है जो आप काउंट भी नहीं कर सकते, इतने नंबर हैं। अच्छा सर मैं ये बताओ कि सर 0.001 से लेकर अगर मैं बात करूं 0.002 के बीच में कितने नंबर लाइक करेंगे, तो सर यहां पर भी आपके नंबर जो लाइक करेंगे वो कितने नंबर लाएंगे बेटा, इनफाइनाइट। मतलब किसी भी 2 नंबर के बीच में, किसी भी दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर लाइक करते हैं। किसी भी 2 नंबर के, 2 नंबर कौन सा, रियल नंबर। जिस नंबर को मैं नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकता हूं वो होता है रियल नंबर। अभी तक आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि सबसे बड़ा नंबर सिस्टम जो होता है वो रियल होता है, लेकिन आप जैसे ही 11th में मूव कर गए हो तो आपको बताया जाएगा कि सर सबसे बड़ा नंबर सिस्टम जो होता है उसका भी माई बाप है, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। मैं आपको आगे बताऊंगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम जो होता है वो सबसे बड़ा सिस्टम होता है, सबसे बड़ा नंबर सिस्टम। मतलब कि रियल नंबर जो है उनसे निकाला गया है, ठीक है। किससे निकाला गया है, कॉम्प्लेक्स नंबर से आपका रियल नंबर निकाला गया है। मतलब सबसे बड़ा नंबर सिस्टम कौन सा होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। ये भी आप फिलहाल माइंड में रखेंगे कि सबसे बड़ा नंबर सिस्टम कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम होता है, ठीक है। रियल नंबर सिस्टम अब आपका सबसे बड़ा नंबर सिस्टम नहीं होता है। रियल नंबर जो है आप 10th तक आपके लिए सही है, 11th में आप आओगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज द सबसे लार्जेस्ट क्या नंबर सेट,
ओके चलिए, तो ये हो गया आपका। तो मैं आपको ये बताना चाहता था इनइक्वालिटी में, तो सर ये जो है यहाँ पर ये पॉइंट गलत है, मतलब सिर्फ x इक्वल टू 2 जो है वो आपका इंक्लूड नहीं होगा, बट x इक्वल टू 2.1 राइट है, x इक्वल टू 2.1000 जो समथिंग 1 ये भी आपका राइट है। ओके नाउ अगर मैं यहां पर देखूं x इज लेस देन इक्वल टू 3, अब x इज लेस देन इक्वल टू 3 मतलब यहां पर आपका x का जो वैल्यू है वो x का वैल्यू 3 है। यस सही है, क्योंकि यहां पर इक्वलिटी होल्ड कर रहा है बेटा। x इज लेस देन इक्वल टू 3 मतलब यहां पर x इक्वल टू 3 जो है वो होल्ड कर रहा है, इनइक्वलिटी यहां पर होल्ड कर रहा है, इक्वल टू साइन लगा हुआ है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट कहना x इक्वल टू 3 स्टेटमेंट कहना ये आपका ट्रू है, राइट है, ये आपका रॉन्ग नहीं है। अच्छा सर x इज लेस देन 3, x इज लेस देन 3 मतलब x इक्वल टू 2.9, यस सही है। x इक्वल टू 2.99999999999999, यस सही है, बट 3 नहीं है। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, 2.999 मतलब 3 से छोटा है ना भाई, 3 से छोटा है चलेगा ना। लेकिन अगर मैं बोलूं x इक्वल टू 3.1 तो बोलोगे बिल्कुल नहीं, गलत है। क्यों कि सर आपने एक पॉइंट आपने इंक्रीज कर दिया, आपका उसके लिए वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। सर मैंने बोला x इक्वल टू 3.00000000001, ये भी गलत है। क्यों, आपको सिर्फ लिमिट जो है x इक्वल टू 3 तक ही है, 3 से आपको आगे बढ़ने की परमिशन आपको नहीं दी गई है, आपका यहाँ पे इनइक्वालिटी होल्ड कर रहा है। तो ये होते हैं आपके इनइक्वालिटीज, ठीक है। तो बट इसके ऊपर जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, थोड़े से ट्रिकी होते हैं, वो आप लोग को सीखेंगे। सिर्फ 2 से 3 लेक्चर्स में आप क्वेश्चंस अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस आप डील करना सीख जाओगे, इनइक्वालिटी के कितने भी बड़े बड़े क्वेश्चंस और डील करोगे, ठीक है। चलिए हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। मैंने बताया कि इनइक्वालिटी के 4 सिंबल होते हैं, पहला तो ग्रेटर देन, दूसरा लेस देन, तीसरा आपका लेस देन इक्वल टू एंड चौथा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। ये 4 सिंबल के ऊपर हम लोग को वर्क करना है। अब ध्यान देंगे, पहला चीज कुछ मैं आपको मंत्र दे रहा हूं, उस मंत्र को आपको याद रखना है। कैसे याद करना है थोड़ा वो ध्यान दें। पहले बेटा x का जो वैल्यू है वो लाई कर रहा है a से b के बीच में लाई कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, x लाइज बिटवीन a टू b, मतलब x जो है यहां पर आपका x का वैल्यू, यहां पर x का वैल्यू a नहीं है, x का वैल्यू यहां पर b नहीं है, यहां पर x का वैल्यू a भी नहीं है और x का वैल्यू यहां पर b भी नहीं है, ठीक है। इसको अगर मेरे को लिखना है सेट में लिखना है, किस में लिखना है, सेट के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो आपको पता है कि ये इस सिंबल को बोलते हैं हम लोग बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू, मतलब x जो है वो बिलोंग्स कर रहा है, x बिलोंग्स टू। ओके, इस सिंबल को हम लोग क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू, x बिलोंग्स टू इसका पार्ट हो गया। ओके ध्यान दीजिएगा। तो अब यहां पर अगर मैं लिखूं इसका मीनिंग, तो सर इसके लिए हम लोग यूज करते हैं ओपन ब्रैकेट। क्या ब्रैकेट यूज करेंगे, आपको मैं बता दूं कि ये वाले सिंबल के लिए जब भी आपको ऐसा सिंबल दिख जाए इक्वल टू साइन नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं ओपन ब्रैकेट। किसके लिए, ओपन इंटरवल। ओके, तो इसके लिए मैं यूज करूंगा ओपन इंटरवल। तो फिलहाल मैं आपको ये लिख देता हूं ऐसे, यहां पर समझ जाएंगे। दिस ब्रैकेट इज नॉन एज ओपन इंटरवल। ओपन मतलब खुला हुआ, ओपन मतलब खुला हुआ, ठीक है। मतलब उसका एक लिमिट है, वहां तक रहेगा। इसको आप लोग इसको छोटी ब्रैकेट भी पढ़े होंगे पहले, है ना, छोटी ब्रैकेट मैथमेटिक्स में। बट यहां पर जो है इसको हम लोग बोले, क्या बोलेंगे, ओपन इंटरवल। नेक्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे भाई हम लोग यहां पर, दैट इज क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल मतलब यहां पर इसका मीनिंग क्या हुआ, ओपन इंटरवल का अगर मैं मीनिंग देखूं तो यहां पर मीनिंग समझेंगे ओपन इंटरवल का मीनिंग क्या हुआ। सर ओपन इंटरवल हम लोग कहां यूज करेंगे एंड क्लोज इंटरवल हम लोग कहां यूज करेंगे। सर जहां पर अपने को उस पॉइंट को खुला छोड़ना है, इंक्लूड नहीं करना है, वहां पर हम लोग यूज करेंगे ओपन इंटरवल। क्या बोला कि जैसे अगर मैं बोलूं कि सर x का जो वैल्यू है वो लाइक कर रहा है 2 से 3 के बीच में। क्या बोला मैंने कि x जो है वो लाइक कर रहा है 2 से 3 के बीच में, तो इसके लिए मैं क्या यूज करूंगा। तो सर यहां पर क्या आपका x का वैल्यू 2 है, नहीं, x का वैल्यू 3 है, नहीं। सर इसका मतलब इस पॉइंट पे आपका 2 जो है वो आपका क्लोज नहीं है और 3 आपका क्लोज नहीं है। जब क्लोज नहीं है मतलब क्या, ओपन है।
मतलब x का वैल्यू यहाँ पर 2 आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा और x का वैल्यू आपका 3 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। जब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो इस केस के लिए हम लोग यूज करते हैं ओपन इंटरवल और इसको हम लोग लिखेंगे सेट के फॉर्म में x बिलोंग्स टू 2 to 3 ओपन इंटरवल। मतलब x का वैल्यू अगर कहीं ऐसा लिखा गया x बिलोंग्स टू 2 से 3, इसका मतलब ये हुआ कि x जो है आपका लाइक कर रहा है 2 से 3 के बीच में लाइक कर रहा है, 2 से 3 के बीच में लाइक कर रहा है, बट x इज नॉट इक्वल टू 2। मतलब इस केस में आपका x का वैल्यू जो है वो 2 नहीं है, x का वैल्यू आपका 3 नहीं है। तो 3 नहीं है तो क्या है सर, 3 से कम कितना भी लो आप चलेगा, 2 से ज्यादा जितना भी लो चलेगा, लेकिन 2 से ज्यादा 2 के इक्वल नहीं। तो उस केस में हम लोग यूज करेंगे कौन सा इंटरवल बेटा, ओपन इंटरवल। कौन सा इंटरवल यूज करेंगे हम लोग, ओपन इंटरवल। ओके नाउ अगर मैं यहां पे लिखूं सपोज ऐसा -1 to 6, बेटा क्या लिखा मैंने, x का वैल्यू कहां से कहां लाइक कर रहा है, -1 से 6 लाइक कर रहा है। तो कौन सा इंटरवल यूज करेंगे यहां पर, ओपन इंटरवल, क्योंकि आपका एंड पॉइंट इसमें क्या होता है आपका, और इसमें कि एंड पॉइंट जो होता है आपका इंक्लूड नहीं होता है, एंड पॉइंट जो होता है वो इंक्लूड नहीं होता है ओपन इंटरवल में, एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं होता है। तो सर यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे इसको ब्रैकेट के फॉर्म में, तो लिखूंगा मैं x बिलोंग्स टू -1 से 6, -1 जो है आपका नहीं है, x इज नॉट इक्वल टू -1 एंड x इज नॉट इक्वल टू 6। मतलब आपका एंड पॉइंट जो है वो इंक्लूड नहीं होगा, ओपन इंटरवल में एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा। जबकि क्लोज इंटरवल में जो होता है आपका बेटा क्या होता है, क्लोज इंटरवल में क्या होगा आपका एंड पॉइंट जो होगा वो इंक्लूड होता है। क्लोज इंटरवल में क्या होगा आपका एंड पॉइंट जो होगा वो क्या होता है आपका इंक्लूड होता है उसमें। ओके चलिए, उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आई होगी आपको बातें। ओके देखिए अगर मैंने यहां पर लिखूं x लाइक कर रहा है आपका, चलो x जो लाइक कर रहा है वो कहां से कहां लाइक कर रहा है, 2 से 4 के बीच में, बट 2 पे इक्वलिटी होल्ड कर रहा है एंड 4 पे इक्वलिटी होल्ड कर रहा है। मतलब 2 पे भी इक्वलिटी एंड 4 पे भी इक्वलिटी, मतलब पॉइंट जो है 2 आपका इंक्लूड है। मतलब यहां पर आपका x इक्वल टू 2 पॉइंट इंक्लूड है एंड x इक्वल टू 4 पॉइंट इंक्लूड है। मतलब यहां पर इस पॉइंट में आपका क्लोज इंटरवल में जो होता है एंड पॉइंट जो होता है वो आपका इंक्लूड होता है और इसमें आपका एंड पॉइंट जो होता है वो इंक्लूड नहीं होता है भाई। ओके मतलब इस केस में अगर मैं देखूं तो यहां पर आपका क्या है, एंड पॉइंट इंक्लूड है। मतलब x इक्वल टू 2 भी कहना सही है, x इक्वल टू 2.1 भी कहना सही है, x इक्वल टू 2.2 कहना भी सही है, x इक्वल टू 3.9 कहना भी सही है, x इक्वल टू 4 भी कहना सही है, बट x इक्वल टू 4.1 कहना गलत है क्योंकि वो 4 से ज्यादा हो रहा है। ठीक है, मतलब ये 2 से लेकर 4 तक का सारा नंबर जो है आपका इंक्लूड है। मतलब अगर मैं नंबर लाइन में बात करूं तो भैया ये 0.2 है और ये 0.4 है। ओके तो 2 and 4 मतलब यहां से लेकर यहां तक का पूरा नंबर इसके डोमेन में आ रहा है। ओके मतलब ये सारे नंबर को सेटिस्फाई करेगा, मतलब 2 से 4 तक में सारा नंबर इसके अंदर आ जाएगा भाई। ओके अच्छा तो सर इसको जब भी अपने को क्लोज इंटरवल दिया जाए ना तो क्लोज इंटरवल के लिए हम लोग यूज करते हैं डार्क बॉल। ग्राफिकली जो है क्लोज इंटरवल को यूज किया जाता है डार्क बॉल से, मतलब ऐसा डार्क बॉल से, और ओपन इंटरवल को यूज किया जाता है ऐसा व्हाइट बॉल से। ओके इसका मतलब वो पॉइंट उसमें इंक्लूड नहीं होता है और डार्क बॉल का मतलब ये हो गया कि वो पॉइंट उसमें इंक्लूड है। ओके अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो सर इनका ग्राफ बनाना है तो ग्राफ बना दोगे भाई। 2 से 4 डार्क बॉल मैंने लगा दिया और इसको अगर मैं सेट के फॉर्म में लिखूं तो मैं लिखूंगा x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2 to 4। उम्मीद करता हूं समझ में आ रही होगी बातें। ठीक है सर अगर मैं बात करूं सर मान लो सर यहां पर ओपन रहता तो सर ग्राफ में इसको कैसे रिप्रेजेंट करते, तो सर मैं बोलता सर यहां पर ओपन इंटरवल है तो ओपन इंटरवल है तो व्हाइट बॉल लगेगा, मतलब पॉइंट इंक्लूड नहीं है, और यहां पर व्हाइट बॉल लगेगा मतलब 2 से 4 होगा। ओके और इसको मैं सेट में अगर रिप्रेजेंट करूं तो लिखूंगा मैं x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 to 4। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सारे पॉइंट आपको क्लियर होते जा रहे होंगे। ओके ठीक है मैं नेक्स्ट अगर मैं एग्जांपल देखो समझाऊं आपको, बोलो भाई आपको ग्राफ ड्रॉ करना है और उसके बाद हमको सेट लिखना है तो कैसा होगा, तो ध्यान दीजिए मैंने आपको बोला तो क्या लिखोगे सर, पहले बात तो 2.2 यहाँ पे इंक्लूड है, 0.6 भी इंक्लूड है, मतलब किसके लिए हम लोग मूव कर रहे हैं, क्लोज इंटरवल के लिए मूव कर रहे हैं भाई। अगर मैं क्लोज इंटरवल लिखूं यहाँ पर तो x बिलोंग्स टू 2 से 6, मतलब 2 पे क्लोज है और 6 पे क्लोज है तो मैंने क्लोज इंटरवल लगा दिया। अब भाई इसको ग्राफ पे अगर अपने को रिप्रेजेंट करना है तो भैया ये नंबर 2 होगा, ये नंबर 6 होगा। ठीक है अब क्या कि यहाँ इक्वलिटी होल्ड कर रहा है मतलब डार्क बॉल, और यहाँ पर इक्वलिटी होल्ड कर रहा है डार्क बॉल, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा नंबर जो है आपका नंबर लाइन पे आएगा। ओके उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। तो सर ये दो चीज है, एक तो ओपन इंटरवल दूसरा क्लोज इंटरवल। अब इससे ड्राइव जो है एक इंटरवल बना, ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे
सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड मतलब आधा खुला आधा बंद, मतलब एक साइड में आपका इक्वलिटी होगा और एक साइड में आपका इक्वलिटी नहीं होगा, मतलब यहां पर इक्वलिटी नहीं होगा और यहां पर इक्वलिटी होगा, मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा कि सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड। अब एक चीज और बोल दूं मैं, सेमी क्लोज्ड एंड सेमी ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज्ड एंड सेमी ओपन इंटरवल, तो ध्यान देंगे इसमें कैसे है सर। यहां पर मैंने क्या बोला, एक पॉइंट आपका इंक्लूड नहीं होगा, यहां पर एक पॉइंट इंक्लूड होगा, मतलब एंड पॉइंट यहां इंक्लूड नहीं है, यहां पर एंड पॉइंट इंक्लूड है, यहां पर एंड पॉइंट इंक्लूड है, यहां पर एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको एग्जांपल दूं तो बोलो सर x इज लेस देन 2 ऐसा, तो बताओ यहां पर अगर मैं इसको बोलूं सर आपको लिखना है इस नंबर के फॉर्म में, नंबर लाइन में अगर ग्राफ पे ड्रॉ करना है तो बोलूंगा ये 2 है सर, ये 3 है सर, क्या 2 पर क्लोज इंटरवल होगा? मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि सर 2 पे ओपन है, क्योंकि यहां पे इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रहा है। जब इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रहा है तो 2 पे व्हाइट बॉल और 3 पे आपका क्लोज इंटरवल मतलब डार्क बॉल। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अगर मैं सेट के फॉर्म में लिखूं तो मैं लिखूंगा x बिलोंग्स टू 2 पर ओपन इंटरवल है और 3 पे क्लोज इंटरवल है। तो ये हो गया अपना भाई ये पार्ट। क्लियर है? ओके, उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रही होगी चीजें, है ना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ये क्लोज के, तो भाई अगर मैं लिखता हूं 5 to 7, 7 पे ओपन लिखा मैंने, चलो इसको मैं इस फॉर्म में लिख देता हूं। तो बताओ 5 पर क्या है? क्लोज्ड है और 7 पे क्या है? ओपन है। तो नंबर लाइन पे अगर मैं प्लॉट करूं तो भाई ये 5 है और ये 7 है। 5 पर क्लोज लगाया, 7 पे ओपन लगाया। क्लियर है? अब भाई इसको मैं लिखूं तो लिखूंगा x बिलोंग्स टू 5 to 7। ओके, तो सर जहां पर इक्वलिटी होगा वहां पर डार्क बॉल, जहां पर इक्वलिटी नहीं होगा वहां पर व्हाइट बॉल। ओके, तो x बिलोंग उनको लिखने का सिंबल ये है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं आपको, और मैं एक बार फिर से रिकॉल करता हूं सारा चीज जो मैंने आपको पढ़ाया। पहले चीज मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपको सेट के फॉर्म में लिखना है और आपको बताना है ग्रुप में। ओके, इन क्वेश्चंस के आपको आंसर बताने हैं। सेट के फॉर्म में लिखना है, मतलब एक तो सेट के फॉर्म में लिखना है आपको x बिलोंग्स टू वाले फॉर्म में, एक आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाना है। ठीक है, चलो बेटा मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया आज बात देख लेते हैं और फिर हम लोग कल यहाँ से स्टडी करेंगे और आगे स्टडी करेंगे। ओके, तो पहला चीज हमने आपको बताया कि इनइक्वालिटी के बारे में। इनइक्वालिटी जो होता है हम लोग का बेसिक टॉपिक है, इनइक्वालिटी एंड लॉगरिथम्स। इसके बिना मंजिल आधा अधूरी है, इसके बिना आप कोई भी टॉपिक स्टार्ट नहीं कर सकते हो, काफी प्रॉब्लम फेस करना ही पड़ेगा। ओके, प्रॉब्लम फेस करना ही पड़ेगा, चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट चले जाओ, ब्रांड से ब्रांड, बड़े बड़े से इंस्टीट्यूट में आपको पहला टॉपिक इनइक्वालिटीज ही पढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपका ये सबसे मोस्ट बेसिक टॉपिक माना जाता है इनइक्वालिटीज एंड लॉगरिथम। उसके बिना आप ट्रिग्नोमेट्री में भी नहीं जाते, उसमें भी आपको इसके एप्लीकेशंस आते हैं, है ना। तो पहले हम लोग को पढ़ा इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी में हम लोग का पहला पॉइंट क्या था कि हम लोग को पढ़ना था लेस देन। पहले इनइक्वालिटी में सिंबल देखा हम लोगों ने, 4 टाइप के सिंबल थे। कौन कौन से बेटा सिंबल्स थे? लेस, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू। ओके, इसके लिए फिर मैंने आपको बताया कि भाई हम लोगों ने यहाँ पर फिर इंटरवल देखा। इंटरवल कौन कौन सा यूज करेंगे हम लोग भाई? ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन, सेमी क्लोज, सेमी ओपन। ओके, ओपन इंटरवल के लिए हम लोग यूज करते हैं बेटा व्हाइट बॉल यूज करते हैं। मतलब ओपन इंटरवल में क्या होता है? एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं होता है। क्लोज इंटरवल में एंड पॉइंट जो होगा, लास्ट वाला जो पॉइंट होगा वो उसमें इंक्लूड होगा। और क्लोज इंटरवल के लिए हम लोग यूज करते हैं डार्क बॉल। कौन सा यूज करते हैं बेटा हम लोग? डार्क बॉल यूज करते हैं हम लोग क्लोज इंटरवल के लिए। सेमी ओपन सेमी क्लोज मतलब आधा खुला आधा बंद, आधा खुला और आधा बंद, मतलब आधा खुला रहेगा और आधा बंद रहेगा। मतलब ये आपका आधा ओपन रहेगा और आधा क्लोज रहेगा। ये भाई सेमी, आधा क्लोज्ड और आधा ओपन। ओके, ठीक है, तो ये आपके कॉन्सेप्ट हैं। इसके बाद अभी काफ़ी क्वेश्चंस होंगे और मैक्स टू मैक्स आपको ये 3 to 4 क्लासेस में आपका इनइक्वालिटी टॉपिक जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हर लेवल पे कंप्लीट हो जाएगा आपका ये इनइक्वालिटी टॉपिक। ओके, तो ये आप लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद मेरे को जरूर आप व्हाट्सअप करेंगे, ग्रुप पर मैसेज करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपके जो फ्रेंड अगर आपको क्लास करना चाहते हैं, मेरा क्लास करना चाहते हैं, तो प्लीज़ अपने अपने फ्रेंड को बताएं और क्लास जरूर ज्वाइन कराएं। ओके, थैंक यू सो मच।